हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कमिटीज़ एंड कमीशंस जो कि आया हुआ है प्री इंडिपेंडेंस, जो हमारा प्री इंडिप नहीं हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कमीशंस एंड कमिटीज़ रिलेटेड विथ एजुकेशन, और ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड के टाइम का है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। देखिए, जो एजुकेशन सिस्टम था, इससे पहले हमने क्या क्या स्टडी किया था। बुद्धिस्ट एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन का हमने, जो हमारा सीरीज़ चल रहा था उसमें हमने बुद्धिस्ट एजुकेशन, जो वैदिक एजुकेशन है, गुरुकुल में जो एजुकेशन प्रोवाइड होता था, और हमने इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ देखे हैं, नालंदा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो एजुकेशन डिक्लाइन हुआ। देन मुग़ल लोगों का टाइम पीरियड आया, तो उस समय भी मदरसा में जा कर के वहाँ एजुकेशन प्रोवाइड होता था। जितने भी स्टूडेंट्स हुआ करते थे मदरसा में पढ़ा करते थे। देन मुग़ल पीरियड जब चला गया, उसके बाद राइज हुआ ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के टाइम में क्या हुआ था, ये सब रूल्स रेगुलेशंस आए एंड उस समय ये कमिटीज़ फॉर्म हुआ। तो इसमें हम लोग लाइन वाइज देखते जाएंगे कौन कौन से कमिटीज़ फॉर्म हुए, वो क्या क्या रिफॉर्म उन्होंने लाया एजुकेशन के फील्ड में। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। दिस इज़ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, 1813 के टाइम पीरियड में ये हुआ था। ये वाला जो चार्टर एक्ट था, ये रिन्यू किया था ईस्ट इंडियाज़ कंपनी का चार्टर फॉर अनदर 20 ईयर्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल्स रेगुलेशन चल रहा था, उस चीज़ को और फ्रेम किया 20 ईयर्स के लिए, ये चार्टर एक्ट ये किया था। बट ऑल्सो मार्क्ड अ मेजर शिफ्ट इन इंडियाज़ गवर्नेंस एंड एजुकेशन। क्या क्या हुआ था, ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका मोनोपोली चलता था ट्रेड में, ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो क्या करते थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग डील करते थे इंडियन ट्रेड में। ठीक है, इंडिया में ट्रेड वगैरह होता था, तो अच्छा सोर्स ऑफ इनकम था, प्रॉफिट्स वगैरह अच्छा आता था। पर ये क्या, चार्टर एक्ट आने के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी पॉलिसीज़ वगैरह है, जो भी ट्रेड वगैरह है, वो सब चीज़ को अबॉलिश कर दिया गया। खाली क्या क्या रह गया लास्ट में, टी में जो ट्रेड होता था एंड ट्रेड विद चाइना, ये सब चीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो बस यही वाला रूल्स रेगुलेशन इससे जो रिलेटेड था, ट्रेड से रिलेटेड था, यही था, स्टैब्लिश था 1813। और लेटर ऑन क्या हुआ, ये चीज़ भी डिक्लाइन हो गया। अराउंड 1833 ये वाला चीज़ भी अबॉलिश कर दिया गया। एंड इट ओपन द डोर्स फॉर मिशनरीज टू एंटर इंडिया लीगली। इट ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट मेजर एक्ट टू रिकॉग्नाइज अ गवर्नमेंट रोल इन एजुकेशन इन इंडिया। तो चार्टर एक्ट क्या है, इसके वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट का एंट्री हुआ एजुकेशन सेक्टर में। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूरा रूल ओवर करता था। दिस इज़ दी चार्टर एक्ट। अच्छा, अब ये जो हायर एजुकेशन है ना, इसमें हमें कुछ लिमिटेड चीज़ ही स्टडी करनी है, और इससे रिलेटेड हम लोग प्रीवियस से क्वेश्चंस के साथ भी डील करेंगे, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या एरिया हमें कवर करना है और क्या क्या छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत वाइड है। अगर यूपीएससी का हम लोग स्टडी करने जाएंगे तो बहुत वाइड हो जाता है वो, ये पर्टिकुलर कमिटीज़ सब। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए इतना सफिशिएंट है। अब हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट का जो मेन प्रोविजंस था। ईस्ट इंडिया कंपनीज चार्टर वॉज रिन्यूड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, जैसे हमने डिस्कस किया। द कंपनीज ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया एंडेड। ट्रेड पॉलिसी जो था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड पॉलिसी था इंडिया के साथ, वो ख़त्म हुआ, एक्सेप्ट कहाँ टी में एंड चाइना के साथ जो ट्रेड चल रहा था वो चलता रहा। द एक्ट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज, क्या है, द एक्ट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया। क्रिश्चियन लोग इंडिया में आ सकते, वो लोग प्रीच कर सकते हैं अपना रिलीजन को, और इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं कि बाकी पर्सन्स उनके रिलीजन में इन्वॉल्व हो। तो एक्चुअली क्रिश्चियनिटी को इंक्रीज करने के लिए, प्रीच करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को लाया गया इंडिया में। अ सम ऑफ ₹1 लाख पर ईयर वॉज सेट असाइड फॉर प्रमोशन ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए, क्या किया गया, 1 लाख रुपीज़ को दिया गया। टू इनकरेज द एजुकेटेड इंडियन मासेस, ताकि इंडियन मासेस लोग लिटरेचर ज़्यादा पढ़े, उसके लिए 1 लाख रुपए को देना स्टार्ट कर दिए ये चार्टर एक्ट के तहत।
द एक्ट रीअफर्म द सोवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज, राइट. सो ये मेन प्रोविजंस है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को इन्वॉल्व किया गया है, 1 लाख रुपए दे लिटरेचर जो लोग स्टडी करेंगे उन लोगों को देना. देन मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली को भी एंड किया गया. ये चार्टर एक्ट ही फर्स्ट एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना बाइंड कर दिया, स्कोप उसका लिमिटेड कर दिया. So Alpinestone report, also called the Alpinestone Inquiry, was an early survey of education in the Bombay Presidency under Mountbatten Alpinestone. तो ये एक सर्वे लाया इन्होंने. ये रिपोर्ट का नाम क्या है? अल्पाइनस्टोन रिपोर्ट भी, इंक्वायरी भी कहा जाएगा. ये अर्ली सर्वे था, ये एक सॉर्ट ऑफ सर्वे था कि एजुकेशन कैसे हो रहा है, एजुकेशन ठीक से दिया जा रहा है कि नहीं इन दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी under the Mountbatten Alpinestone. It is important in education history because it gave one of the first detailed pictures of indigenous schooling. तो पहले क्या होता था रिपोर्ट में, क्या अगर हम लोग कोई चीज़ का रिपोर्ट बनाएंगे तो हम लोग कुछ कमी तो खोजेंगे ना उस मतलब कोई चीज़ अगर कहीं सर्वे हम लोग करने गए तो कोई कमी होगा, उस चीज़ को हम लोग रिपोर्ट करेंगे. तो ये वाला रिपोर्ट भी वैसी था. क्या क्या रिपोर्ट में फाउंड हुआ कि जो स्कूल्स थे वो मेनली कहाँ कहाँ हैंड होते थे? टेम्पल्स, प्राइवेट हाउसेज हो गया, शेड्स वगैरह में, या फिर टीचर्स होम. जैसे गुरुकुल का टाइम पीरियड था, वहाँ भी टीचर्स के होम में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था. बट यहाँ बहुत सारा चेंज लाने के लिए ये वाला रिपोर्ट क्रिएट हुआ. इट ऑब्जर्व दैट टीचर्स वेर यूजुअली रिस्पेक्टेड लोकली एंड दैट स्टूडेंट्स ऑफन पेड इन कैश एंड काइंड. मतलब कि धान वगैरह दे सकते हैं या फिर कोई बिलोंगिंग दे सकते हैं अपने टीचर को एज गुरु दक्षिणा, जो हम लोग गुरु दक्षिणा बोलते हैं. टीचर का कोई एक सैलरी होता है तो उसके बदले हम लोग क्या कैश भी दे सकते हैं या फिर काइंड में भी पेमेंट कर सकते हैं. तो ये रिपोर्ट ना ये सब चीज़ फाइंड आउट किया कि टेम्पल्स में एक तो एजुकेशन वगैरह दिया जाता है या फिर टीचर के हाउस में एजुकेशन वगैरह दिया जाता है, एंड एक गुरु दक्षिणा के फॉर्म में टीचर को उनका वर्थ बोलेंगे. अगर टीचर कोई पढ़ा रहे हैं हमको तो उनको पेमेंट देना पड़ता है, तो गुरु दक्षिणा जो कहते हैं हम लोग वो प्रोवाइड करते थे. तो ये रिपोर्ट में ये सब चीज़ हमें मिला. ये जब रिपोर्ट बना तब ये सब चीज़ फाइंड आउट हुआ. इट ऑल्सो पॉइंटेड आउट द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड मार्जिनाइज ग्रुप. सो ST SC वगैरह जो लोग थे, उस समय क्या शूद्रास जो होते हैं तो उन लोगों को कम एजुकेशन या फिर ठीक से इक्वली जो ब्राह्मण लोगों के साथ है वो इक्वली देखा नहीं जाता था. तो ये सब मेजर फाइंडिंग्स था ये रिपोर्ट का. ठीक है. देन क्या क्या एजुकेशनल फीचर्स. द सर्वे इवन शोड दैट एलिमेंट्री एजुकेशन वाज मोस्टली लिमिटेड एंड प्रैक्टिकल विथ बेसिक लिटरेसी. मतलब ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ाया जाता था. तो उस समय होपफुली ऐसा होगा कि संस्कृत पढ़ाया जाता था मेनली, तो या फिर बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड होता था, या फिर संस्कृत का ही पूरा मीडियम था पढ़ाने का. राइटिंग, लिटरेचर, राइटिंग हो गया, अर्थमेटिक, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, वर्ड डॉट. इट इवन सजेस्टेड दैट नीड फॉर डिस्टिंक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर्स हो गया, स्कूल सुपरवाइजर्स एंड टीचर ट्रेनिंग. अच्छा, ये लोग क्या एक्चुअली सर्वे तो हुआ कि ये सब बहुत लिमिटेड है, जो भी एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है वो बड़ा ही लिमिटेड है. तो देयर इज़ अ नीड. क्या क्या नीड है, क्या क्या और होना चाहिए, एक्चुअली क्या क्या सजेशन दिया ये रिपोर्ट, क्या क्या सजेशन दिया. देयर इज़ अ नीड फॉर डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन हो, ऑफिसर्स का जो एग्जामिनेशन होता है, A ग्रेड ऑफिसर्स, B ग्रेड ऑफिसर्स का जो एग्जामिनेशन होता है वो हो. देन स्कूल सुपरवाइजर्स के लिए अपॉइंटमेंट हो, प्रॉपर अपॉइंटमेंट हो, टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए. सो दीज पॉइंट्स मेक इट इम्पॉर्टेंट एज and many attempt to assess and improve educational administration. So educational administration को और strong करने का बात हुआ ये रिपोर्ट के बाद. ये रिपोर्ट में कुछ कमी फाइंड आउट किए एंड देन उसको इम्प्रूव करने के लिए ये रिपोर्ट ने कुछ सजेशंस भी प्रोवाइड किए. राइट. सो दिस वॉज द मेन रिपोर्ट. नेक्स्ट आता है हमारा मैकुलेज मिनट. अब ये आया है इन द ईयर 1835. सो मैकुले का जो मिनट है रेफर्स टू लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकुले मिनट्स. देखिए कितना लंबा नाम है. लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकुले मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन रिटन ऑन 2 फरवरी 1835 के दौरान ये वाला मैकुले मिनट लिखा गया है. तो मैकुले मिनट वॉज रिटन टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट. तो दो टाइप का एजुकेशन
प्रोवाइड होता था। एक तो एजुकेशन संस्कृत हो गया, अरेबिक लैंग्वेज या फिर पर्शियन लैंग्वेज में प्रोवाइड होता था, एंड दूसरा एक इंग्लिश लैंग्वेज में। सो ये एंग्लिस्ट वाला जो है ये इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। जो टीचर्स लोग थे वो इंग्लिश में, वो लोग प्रेफर करते थे कि इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड हो। और जो ये ओरिएंटलिस्ट है ये लोग बोलते थे कि फेवर करते थे एजुकेशन को इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करने का, जैसे संस्कृत हो गया, अरेबिक, पर्शियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड हो एजुकेशन, राइट। सो दो टाइप का, दो गुटों में या फिर दो ग्रुप्स में टीचर्स का फेवरेट सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं या फिर टीचर का प्रेफरेंस हो गया था सब्जेक्ट्स को लेकर के। सो मैकले मिनट वॉज रिटन टू सेटल डाउन दिस डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट जो वो हो रहा था उसको सेटल डाउन करने के लिए, अबाउट व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन शुड बी गिवन इन इंडिया। मेनली इंडिया में किस टाइप का एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए। मैकले स्ट्रांगली सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन। जाहिर सा बात है, अगर वो ब्रिटेन से बिलोंग कर रहे हैं तो वो लोग इंग्लिश एजुकेशन को ही प्रमोट करेंगे, एंड वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस ओवर संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन लर्निंग। सो संस्कृत अरेबिक को उन्होंने उतना तवज्जो नहीं दिया, उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, एंड इंग्लिश एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे। हिज आइडियाज़ वर लेटर अप्रूव बाय लॉर्ड बेंडिक्स रिजोल्यूशन इन 1835। तो एक रिजोल्यूशन लॉर्ड बेंडिक ने लाया एंड उन्होंने अप्रूव किया लॉर्ड थॉमस का मैकले मिनट्स को। मेन आइडिया क्या है, ये जो मैकले मिनट्स जो आया तो इनका मेन क्या क्या, देखिए फ्रेजेस में एक्चुअली ब्रिटेन के जो भी लॉर्ड्स लोग आए वो लोग फ्रेजेस में संस्कृत एंड हमारा जो वैदिक एजुकेशन है वो धीरे धीरे उनको रिमूव करके इंग्लिश को ज़्यादा प्रोमिनेंस देना स्टार्ट किया। तो ये फ्रेजेस में ही हम लोग समझेंगे। तो इनका मैकले मिनट्स का मेन आइडिया क्या था, इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। तो इंग्लिश को प्रमोट करना, देन गवर्नमेंट फंड्स देना मेनली फॉर इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न नॉलेज। तो ये मजबूरन अगर कोई भी बच्चा संस्कृत में इन्वॉल्व है, संस्कृत अगर उससे पढ़ना है, बट यहाँ पर ही फंड्स भी या फिर स्कॉलरशिप भी किनको दिया जा रहा है, जो लोग इंग्लिश में एजुकेशन ले रहे हैं। तो जाहिर सा बात है स्टूडेंट के पास अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो वो पढ़ेगा ही क्या। तो इंग्लिश एजुकेशन के ही तरफ वो ज़्यादा उनका झुकाव होने लगा स्टूडेंट्स लोगों का। ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग वॉज ट्रीटेड एज इन्फीरियर। तो मैकुले सबसे बड़ा इनका हाथ था होगा कह सकते हैं, जो इंग्लिश एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। ही सपोर्टेड द आइडिया ऑफ एजुकेटिंग अ स्मॉल क्लास ऑफ इंडियंस हु वुड देन इन्फ्लुएंस द वाइडर पॉपुलेशन। इसे बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इनका कहना था कि जो भी स्टूडेंट है वो इंग्लिश में एजुकेशन, जो भी इंडियन स्टूडेंट है वो इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड करे, एंड ही विल बी इंडियन बाय ब्लड बट ही इज़ गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। वो इंग्लिश में बात करेंगे। तो वन सॉर्ट ऑफ हम लोग कह सकते हैं वी आर दी पपेट्स ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन। अभी भी देखिए इंग्लिश को ही प्रोमिनेंस हम लोग देते हैं। तो दिस इज़ द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अगर एक स्मॉल क्लास ऑफ स्टूडेंट्स या फिर स्मॉल क्लास ऑफ इंडियंस को हम लोग पढ़ाए, कोई भी एक लैंग्वेज सिखाए, देन ही इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस द वाइडर पॉपुलेशन। तो स्मॉल क्लास ऑफ इंडियंस को इंग्लिश सिखाया गया एंड ही इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस द अदर पॉपुलेशन इन इंग्लिश। दिस वॉज द स्ट्रैटेजी ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड ब्रिटिश लॉर्ड्स। अब इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है, द मिनट इवन क्रिटिसाइज फॉर इग्नोरिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड नॉलेज सिस्टम। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की वजह से क्या हुआ, जो इंग्लिश एजुकेटेड एलाइट है, अगर हम लोग इंडियंस है और हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं फिर भी द एसेंट विच वी आर यूजिंग, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा जो इंग्लिश एजुकेटेड एलाइट है। तो इससे क्या है, हम लोग पढ़ तो लेंगे, समझ भी लेंगे, बोल भी लेंगे, बट वी विल नॉट बी एबल टू compete with the English masses. So this created a vast gap in between these two populations. So while it modernizes the system in one sense, Indians को modernize कर रहे हैं, it even strengthen the colonial control and social inequality. So ये धीरे धीरे घुस करके तोड़ने वाला बात हो गया, या फिर धीरे धीरे आपकी एजुकेशन सिस्टम को ही हम चेंज कर देंगे, देन हाउ यू आर गोइंग टू बी अबव ऑफ आसर्स जो इंग्लिश मासेस है। सो दिस वॉज द टैक्टिक्स ऑफ द ब्रिटेन, हम लोग कह सकते हैं। देन वी हैव द चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आया 1854 में, एंड ये वाला
होल्ड किया था कि उन्होंने लॉर्ड डालहौजी ने. सो वुड डिस्पैच इज कॉल्ड द मग्ना करता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बिकॉज इट प्रेजेंटेड द फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी फॉर ब्रिटिश इंडिया. तो इन्होंने अच्छा से जो फ्रेजेस में इंग्लिश को प्रमोट किया गया एंड उसके बाद इन्होंने पूरा कॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशन सिस्टम लाया. अब उन लोगों के हिसाब से पूरा ब्रिटिश का जो थॉट प्रोसेस है, जो एजुकेशन पैटर्न है, वो हम लोग के ऊपर लाया गया. So it accepted that the British government had responsibility for educating the Indians and recommended a proper administrative structure for education. तो क्या क्या किया गया? Presidency towns. It emphasized universities and presidency towns. Presidency towns यानी जो भी मेट्रोज हो गए, मुंबई, चेन्नई, बॉम्बे, ये सब एरियाज़ में प्रेसिडेंसी टाउन में यूनिवर्सिटीज़ लाना, ये सबसे पहला जो वुड डिस्पैच का हमारा रूल्स रेगुलेशंस था वो है. फिर टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ग्रांट इन एड, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन टू दी मसेस. सो ये सब कॉम्प्रीहेंसिव जो एजुकेशन पॉलिसी है वो सब चीज़ लाया गया. दिस डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके वजह से काफ़ी रिफॉर्म्स आए गए. देन उसके बाद आता है गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज सेड टू बी इंटेंडेड टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन. ये हमें पता है कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये वाला हुआ. और ज़्यादा एम्फेसिस, ये चार्ल्स वुड डिस्पैच का ज़्यादा एम्फेसिस था यूरोपियन एजुकेशन को प्रमोट करना, फिलोसफी, लिटरेचर रिलेटेड विद दैट. वुड डिस्पैच का मोटो क्या था? द स्प्रेड ऑफ एजुकेशनल विजडम. इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन होगा. एंड वुड डिड नॉट डाउन प्ले द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज सिंस ही थॉट दैट इट मे सर्व एज अ व्हीकल फॉर स्प्रेडिंग यूरोपियन नॉलेज टू द जनरल पब्लिक. तो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को पूरा हटाया नहीं गया क्योंकि देखिए जो लोग संस्कृत समझते हैं देन उन्हें एज अ सब्जेक्ट कह सकते हैं कि इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया एंड संस्कृत भी रखा गया. इंग्लिश वॉज मेजर एंड संस्कृत वॉज द अदर लैंग्वेजेस. तो अगर वो संस्कृत समझ रहे तो संस्कृत के थ्रू इंग्लिश समझ जाएंगे. होता ना, हम कोई चीज़ समझ रहे तो उसके थ्रू हम दूसरे चीज़ को समझ जाएंगे और दूसरे चीज़ को ज़्यादा प्रोमिनेंस फिर देना चालू हुआ. तो ये टेक्निक था ब्रिटिशर्स लोगों का. In the year 1857, the dispatch suggested that universities should be set up in Bombay, Madras and Calcutta. Right? So, Calcutta, Chennai, Bombay, BMC, यहाँ पर ही यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट टाइम सेटअप हुआ. अब आता है हमारा द यूनिवर्सिटी ऑफ. इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ का लगातार सेटअप होना स्टार्ट हुआ. जो डिक्लाइन हुआ हमारा एंशंट एजुकेशन, सबको पहले डिक्लाइन किया गया, अबॉलिश किया गया एंड देन देयर वाज द राइज ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन. सो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आया, इलाहाबाद, ये सब सेट हुआ ड्यूरिंग द ईयर 1882 में. पंजाब यूनिवर्सिटी आया 1882 एंड 1887 में हमारा आया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. इन्होंने रिकमेंड, वुड डिस्पैच ने और भी रिकमेंडेशंस दिए जैसे कि प्राइमरी स्कूल डेवलप हो, देन अफिलिएटेड कॉलेजेस आए, देन प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप हो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. प्रमोट किया गया है कि ग्रांट वगैरह दिया जाएगा अगर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं एंड देन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. तो क्या होगा, इससे से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब सेटअप होने चालू हो जाएंगे and they are going to gain a lot of benefit. The institution has to hire qualified teachers and uphold appropriate teaching standards to get the aid payments, expand mass education. अब क्या mass education हुआ and इलाइट एजुकेशन को ड्रॉप करके ज़्यादा से ज़्यादा मासेस पे ध्यान दिया गया. अब आता है हमारा नेक्स्ट हंटर कमीशन इन द ईयर 1882. देखिए ये सब जो है, जो भी लॉर्ड लोग आए एंड जो भी कमीशन सब चेंज हुआ, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हालांकि हमारा वैदिक एजुकेशन पूरा ड्रॉप कर दिया इन्होंने, बट वी नीड टू स्टडी. सो हंटर कमीशन आया इन द ईयर 1882 बाय लॉर्ड रिपन. सो Viceroy Lord Ripon appointed the Hunter Commission in the year 1882. मेन पर्पस क्या था? टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन जो लाया गया वुड डिस्पैच ऑफ 1854 एंड उन्होंने जो सजेशंस वगैरह दिए उस चीज़ को, स्पेशली इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन में जो भी सजेशंस दिए उस चीज़ को देखने के लिए ये हंटर कमीशन आया. तो वुड डिस्पैच का जो भी कमी था उस चीज़ को चेक करने के लिए हंटर कमीशन का फॉर्मेशन हुआ. सर विलियम हंटर चेयर्ड द कमीशन एंड सबमिटेड द रिपोर्ट इन द ईयर 1882.
एजुकेशन सिस्टम कहाँ चेक हो रहा है यहाँ पर ही, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो हमारा 10 हो गया, 10 तक का एजुकेशन होता है एंड +2 का एजुकेशन होता है, वो एजुकेशन को देखने के लिए ठीक से चल रहा है कि नहीं, उसके लिए हंटर कमीशन आया। उसके बाद इनका भी रिकमेंडेशंस था, एट हायर स्कूल लेवल देयर शुड बी 2 डिफरेंट सोर्स ऑफ एजुकेशनल अरेंजमेंट विथ एन एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग कमर्शियल एंड वोकेशनल एजुकेशन। यहाँ हर जगह में देखिए कमर्शियल हो गया, वोकेशनल एजुकेशन हो गया, देन लिटरेचर को प्रमोट करने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर पढ़े, इंग्लिश लिटरेचर को जो लोग स्टडी करेंगे वो चीज़ को, और जो एडमिशन लेंगे यूनिवर्सिटीज़ में उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए ये वाला हंटर कमीशन का रिकमेंडेशन था कि कमर्शियल एजुकेशन दिया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना, जो लोग लिटरेचर पढ़ेंगे उनको एड्स प्रोवाइड करना, जो लोग एडमिशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में उन लोगों को एड्स प्रोवाइड करना, ये सब रिकमेंडेशन था हंटर कमीशन का। Arrangement are made to place a strong focus on value of primary education, then education in the local languages. Though primary education should be provided, without him, private efforts in the sphere of education should be encouraged. The district and city board should be given authority over primary education. अब देखिए पहले तो प्राइमरी एजुकेशन का बात हुआ कि सेटअप करेंगे, इंग्लिश को प्रोमिनेंस दिया गया, फिर प्राइमरी एजुकेशन को देखने के लिए क्या हुआ, हंटर कमीशन आया। अब प्राइमरी एजुकेशन को गवर्न करने के लिए क्या हुआ, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भी लाया गया, अथॉरिटीज़ लोग क्रिएट होंगे ना, सब कोई सब चीज़ें को नहीं चेक कर सकते, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी बोर्ड्स को लाया गया ताकि प्राइमरी एजुकेशन को देख सके। फिर आता है रैली कमीशन इन द ईयर 1902। सो रैली कमीशन जो आया हमारा, this was also known as Indian University Commission, examined the conditions of universities in India. It was appointed during the viceroyship of Lord Curzon and focused on university administration standards and examination systems. तो इससे पहले क्या है, हंटर कमीशन प्राइमरी एजुकेशन को देख रहे हैं, एंड जो रैली कमीशन है ये यूनिवर्सिटी पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, और ये लॉर्ड कर्जन इन्हें अपॉइंट किया गया था ताकि रैली कमीशन को देख सके वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, यूनिवर्सिटी लोग ठीक से अडॉप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं एजुकेशन को, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड्स वगैरह को चेक करने के लिए ये कमीशन फॉर्म हुआ। द कमीशन वांटेड बेटर यूनिवर्सिटी कंट्रोल, इम्प्रूव्ड एकेडमिक स्ट्रक्चर्स एंड मोर इफेक्टिव यूनिवर्सिटी गवर्नेंस। और इसके वजह से क्या हुआ, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट भी क्रिएट किया गया इन द ईयर 1904 में। तो इनका मेन रिकमेंडेशन क्या था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को अच्छा करना, स्ट्रेंथन करना, यूनिवर्सिटी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करना, एग्जामिनेशन सिस्टम को, जो हमारा रिटन डाउन एग्जामिनेशन सिस्टम होता है 3 घंटे का, एंड देन मिड सेमेस्टर वगैरह होता है, एग्ज़ाम्स जो होता है, वो सब चीज़ को लाना, ये सब रिकमेंडेशन दिया गया इस कमीशन के अंडर। इट इंक्रीजेज एकेडमिक क्वालिटी एंड डिसिप्लिन इन दी यूनिवर्सिटीज़। फिर आता है हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। अब जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है, दिस वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1906 और ये बंगाल में सेटअप हुआ था ड्यूरिंग दी स्वदेशी मूवमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन ऑन नेशनल लाइन्स। तो जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था कि इंडियन प्रोडक्ट्स को हम लोग ज़्यादा प्रमोट करेंगे एंड जो विदेशी जो फॉरेन प्रोडक्ट्स है उसको हटा देंगे, ये उस समय का रिवॉल्यूशन हुआ था, उस समय जो फाउंड हुआ था इन द ईयर 1906 में हुआ था ये। तो उस समय भी एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा था, टू प्रोवाइड एजुकेशन ऑन नेशनल लाइन्स। तो पूरा स्वदेशी मूवमेंट अगर हो रहा है तो एजुकेशन कैसे प्रोवाइड होगा कि इंडियन एजुकेशन को ही ज़्यादा प्रमोशन दिया जाएगा। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ये प्रमोट हो रहा था बंगाल में, वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1906 में। तो एक तरफ से बोलेंगे तो ब्रिटिशर्स लोग यहाँ प्रमोट कर रहे थे इंग्लिश एजुकेशन को, एंड वहाँ स्वदेशी मूवमेंट सब जो हो रहा था उसके वजह से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आया, एंड इट later it became associated with institution that grow into जावदपुर यूनिवर्सिटी। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन था, ये एसोसिएट हो गए दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ, जो जावदपुर यूनिवर्सिटी के साथ ये लोग एसोसिएट हो गए। एंड रविंद्रनाथ टैगोर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में आए थे, उन्होंने, श्री रविंद्रनाथ टैगोर द ग्रेट लिटरेचर राइटर, एंड ही डेवलप्ड शांति निकेतन, उन्होंने
जो स्वदेशी मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उन्होंने डेवलप किया था शांति निकेतन। वाई सतीश मुखर्जी फाउंडेड दी डॉन यूनिवर्सिटी, इन्होंने डॉन यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था, फाउंड किया था। द गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड हार्डिंग इशूड द एजुकेशनल रिजोल्यूशन इन 1913 आफ्टर रिव्यूइंग द सिचुएशन इन एजुकेशन। तो एजुकेशन या स्वदेशी मूवमेंट में वो लोग हिंदी को प्रमोट कर रहे थे, या फिर बोलेंगे संस्कृत को बचा रहे थे, संस्कृति को बचा रहे थे इंडिया का। बट यहाँ इंग्लिश, जो ब्रिटेन से लॉर्ड्स लोग आए थे, वो लोग नहीं मान रहे थे इस चीज़ को, तो वो लोग रेजोल्यूशन पर रेजोल्यूशन लाते जा रहे थे ताकि संस्कृत पूरा सबसाइड हो जाए, जो ओरिएंटलिस्ट का थॉट प्रोसेस है वो पूरा सबसाइड हो जाए, एंड इंग्लिश या फिर एंग्लिस्ट का थॉट प्रोसेस सब लोगों पर आ जाए, या दूसरे लोग वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे। ये ब्रिटिश वाले लोगों का थॉट प्रोसेस था। देन आता है सैडलर कमीशन इन द ईयर 1917। ये आया गया है लॉर्ड कैम्सफोर्ड, ये इस कमीशन को गवर्न करते। वो एस्टैब्लिश इन द ईयर 1917 टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। अब जो यूनिवर्सिटीज़ भी क्रिएट हो गए, ठीक है, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, यहाँ का यूनिवर्सिटीज़, बीएमसी जो यूनिवर्सिटीज़ था, अब एक एक यूनिवर्सिटीज़ को देखने के लिए एक एक कमीशन आते गया। अब सैडलर कमीशन आया इन द ईयर 1917, जो वो देखता था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में ठीक से कंडीशंस, रिकमेंडेशंस वगैरह ठीक से अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। द पैनल मेड न्यूमरस रिकमेंडेशन इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ बोर्ड विथ कंप्लीट अथॉरिटी ओवर सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन वहाँ का देखा गया। कंट्रोल ठीक से, वहाँ एक्सेसिव कंट्रोल को हटाने के लिए भी कहा गया। बहुत ज़्यादा अगर ऑफिशियल्स लोग कंट्रोल करें तो वो सब चीज़ को ना प्रमोट किया जाए। एडिशनली इट सजेस्टेड दैट द गवर्नमेंट क्विट मेंडिंग इन यूनिवर्सिटी एकेडमिक अफेयर्स। ये भी एक्चुअली चार्टर एक्ट में आया, गवर्नमेंट कंट्रोल लागू किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हटाया गया। बट सैडलर कमीशन में क्या हो रहा है कि सजेशन दिया गया कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो यूनिवर्सिटी का अफेयर्स में, यूनिवर्सिटी को जैसे काम करना है वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर एज कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, और ये प्रीकर्सर है टू दी 10+2+3 सिस्टम। जो 10 हमारा बोर्ड्स है, उसके बाद +2 आता है, फिर ग्रेजुएशन आता है। उस चीज़ से पहले यूनिवर्सिटी को पहले तो कंट्रोल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वहाँ का कंडीशंस वगैरह कैसा है, उसके बाद एजुकेशन कैसे प्रोवाइड हो रहा है। अगर ओरल एजुकेशन, जो वैदिक एजुकेशन में हम लोग देखे थे, ओरल एजुकेशन या फिर डिबेट के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड होता था, या फिर जीडी ग्रुप डिस्कशन में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था, उस चीज़ को हटा करके 10+2+3 लाने का सुझाव या फिर सोच, थॉट प्रोसेस चालू हो गया था इन दी सैडलर कमीशन। फिर इन्होंने रिकमेंडेशन क्या क्या दिया है, टीचिंग मटेरियल्स अवेलेबल हो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, ताकि फोकस हो यूनिवर्सिटी का टीचिंग में। टीचर्स लोग जो है अगर एजुकेशनल प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ टीचिंग एड्स अच्छा हो, पेन पेपर हो, वहाँ फैसिलिटी हो, ब्लैक बोर्ड वगैरह हो, ताकि एजुकेशन डेस्क हो, फ़ैन लगा हो, ताकि एजुकेशन ठीक से प्रोवाइड हो। एक प्रॉपर मतलब सेटअप जो हमारा अभी चल रहा है, स्कूल का सिस्टम होता है, फिर कॉलेजेस का सिस्टम होता है, वहाँ जा कर के हमें स्टडी करना है, तो वो सब चीज़ें रिकमेंड करना ये कमीशन ने स्टार्ट कर दिया था। देन ढाका शुड होस्ट अ यूनिक टीचिंग एंड रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, रेसिडेंशियल पीजीज़ वगैरह होना चाहिए, जहाँ यूनिवर्सिटी में रह करके स्टडी कर सके स्टूडेंट्स। एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्ट एज कोऑर्डिनेटर वॉज रिक्वायर्ड। तो जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होते हैं वो लोग ऑर्गेनाइज करेंगे एग्जामिनेशन, जैसे हम लोग का 6 मंथ्स में एग्जामिनेशन होता है, वो चीज़ ये ही कमीशन का कहना था कि ऐसा होना चाहिए, 6 मंथ्स में एग्ज़ाम्स लिया जाए, पहले स्टडी हो, यूनिट टेस्ट हो, फिर एंड सेमेस्टर्स हो। Therefore, a board of universities should be created or should be established. There should be honors courses introduced and they ought to differ significantly from past courses. So honors courses में क्या था कि हमारा कोई मेजर सब्जेक्ट्स होता है वो सब स्टडी करना कंपलसरी, उसमें पास करना कंपलसरी है। अगर जो माइनर सब्जेक्ट है उसमें अगर हमारा सप्लीमेंट्री भी आ जा रहा है तो भी चलता है। तो ऑनर्स और नॉर्मल पेपर्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन
का रिकमेंडेशन इस यूनिवर्सिटी ने किया था. देन द वाइस चांसलर शुड बी चोजन, वीसी जो होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी को के, उसको चुनना टू सर्व एज द यूनिवर्सिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर ऑन फुल टाइम सैलरीड बेसिस. सो पूरा अभी का जो हमारा सिस्टम चलते आ रहा है वो चीज़ का पूरा श्रेय बोल सकते हैं, पूरा श्रेय जाता है ब्रिटिश लॉर्ड्स को. उन्होंने ही ये कमीशन सेटअप किया एंड उन्होंने फ्रेजेस में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया एंड एग्जीक्यूट भी किया. द कोर्ट एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पेक्टिवली शुड टेक द पोजीशन ऑफ द सेनेट एंड द सिंडिकेट. तो कोर्ट क्रिएट हुए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, ये सब चीज़ें आए गए फ्रेजेस में, है ना. एक्सेसिव गवर्नमेंट ओवरसाइट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़. देन गवर्नमेंट शुड क्विट मेंडिंग विद द अफेयर्स ऑफ द एजुकेशन. जो एकेडमिक एजुकेशन जो प्रोवाइड हो रहा है उसके साथ उतना छेड़छाड़ ना किया जाए. गवर्नमेंट को हालांकि पहले कहा गया कि बहुत ज़्यादा मतलब आप आइए एजुकेशन सिस्टम में जुड़िए, देखिए क्या क्या हो रहा है, कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करिए, चेंजेस करिए, बट लेटर ऑन इन्हें रिमूव किया गया. Calcutta University Commission suggested the setting up of Central Advisory Board of Education, that is CABE, was set up in the year 1920 but was abolished in 1923 due to financial crisis. So CABE जो यूनिवर्सिटी है वो भी इस्टेब्लिश किया गया, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड. ये केब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स को सजेशन देते हैं कि एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स लाना है, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ लाना है. ये सब चीज़ों को देखने के लिए केब का स्टैब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1920 बट लेटर ऑन दिस वाज अबॉलिश्ड इन द ईयर 1923 क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना इनकम नहीं था, उतना पैसा नहीं था. सो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एजुकेशन वॉज मेड अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट सो एज टू मिनिमाइज द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम. सो अब जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशंस निकलता है, टैक्स प्लानिंग निकलता है, 5 years टैक्स प्लानिंग हो गया, 10 years का टैक्स प्लानिंग, उसमें क्या है प्रोविंशियल सब्जेक्ट एक बना दिया गया. क्यों? ताकि जो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा कंट्रोल करने लगे थे एजुकेशन सिस्टम को, उनका जो एरिया है, स्कोप को लिमिटेड करने के लिए जो संविधान है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब चीज़ों को भी चेंज कर दिया गया. सो देखिए कितना बारीकी से पूरा एजुकेशन सिस्टम को फ्रेजेस में इंग्लिश एजुकेशन को लाया गया एंड फ्रेजेस में एग्जीक्यूट किया गया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप यू लाइक दी लेक्चर. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन. आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट. और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग. एंड अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद जितना भी कमिटीज़ एंड कमीशंस फॉर्म हुआ है ये प्री इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है. हम लोग प्री पहले पूरा कंप्लीट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू द पोस्ट पीरियड. सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग. बाय बाय.